उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरे भाई हैं, उन्होंने फिर इतना मुझे सपोर्ट किया कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जैसे फादर मेरी लाइफ में आ गए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से अक्सर औक़ात आपके सामने बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आती रही हैं, जिनमें कुछ स्टोरीज़ ऐसी ख़वातीन की भी होती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में होने वाले मसले मसाइल और बुरे हालात को निमटते हुए अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज़ में शुरू भी किया। आज भी हम एक ऐसी ही ख़ातून के पास हैं और उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इन्होंने अपने शौहर की वफ़ात के बाद बहुत बुरा वक़्त देखा, किस तरह से उन्होंने उस वक़्त को मैनेज किया, उस बुरे वक़्त में उनके साथ कौन था और किन्होंने उनका साथ छोड़ा, और उसके बाद आज वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आपका नाम क्या है, करती क्या हैं। उसके बाद हमें बताइएगा कि किस तरह से आप आज इस मुकाम तक पहुँची। शौहर की वफ़ात के बाद क्या क्या कुछ हुआ जिसको आपने बर्दाश्त किया और फिर ओवरकम किया। जी, मेरा नाम हुमैरा नाज़ है और हस्बैंड मेरे 3 साल से डायलिसिस पेशेंट थे। हमने सऊदीया में ही हम लोग रिहाइश पज़ीर थे, वहाँ हमने काफ़ी उनका इलाज कराया। बेटा भी उधर था, बेटे का काफ़ी सपोर्टिव रोल रहा, उन्होंने काफ़ी इलाज में मेरी हेल्प की। लेकिन फिर यानी सेहत नहीं इजाज़त दे रही थी कि वो वहाँ ज़्यादा रहते या जॉब करते। जॉब से टर्मिनेट हो गए, हम पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके भी मैंने तकरीबन 11 माह पूरी कोशिश की, सुबह शाम, यानी रेस्क्यू कराना पड़ता था। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे फ्लैट में, और नीचे उतारना मेरे लिए उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो 112 122 की हेल्प ली जाती थी। उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाना, यानी सारे उसमें मैं अकेली थी। बेटी जॉब करती थी और मेरी एक मेड थी जो मुझे काफ़ी हेल्प करती थी। मुझे ये बताइएगा कि जब आप पाकिस्तान वापस आईं तो आपके शौहर की फ़ैमिली के जो बाकी लोग थे, यानी कि आपके इन-लॉज़, उनके भाई बहन, वो कहाँ थे? उन्होंने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हेल्प नहीं की? इन लॉज़ में मेरी सिस्टर इन लॉज़ थी, 5 सिस्टर इन लॉज़ हैं और एक मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, लेकिन उन्होंने वो वाली बात नहीं थी। वो हमेशा यही कहती रहीं कि जी आपकी ज़िम्मेदारी और आप इसे खुद ही लेके चलें। कभी कुछ एक्सक्यूज़ेज़ दे देते थे, कभी कुछ एक्सक्यूज़ेज़ दे देते थे। तो उस वक़्त, जिस वक़्त उनकी कंडीशन इस कदर स्वेयर थी, मैं ये इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि कोई सिस्टर इन लॉ आए या कोई और मतलब मुझे हेल्प करे। मुझे एज़ सून एज़ उन्हें रेस्क्यू करना था कि मैं इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाऊँ और इनको किसी ना किसी तरीके से दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आऊँ। तो मेरी कोई हेल्प नहीं की। मेरे सिस्टर यानी इन-लॉज़ में किसी ने कोई हेल्प नहीं की। फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ की तो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर इन लॉज़ हैं, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, किसी ने कोई हेल्प आउट नहीं किया। मैं खुद ही थी या मेरी मेड होती थी या कभी-कभार बेटी होती थी, अगर ऑफ़िस से आए तो वो हेल्प करती थी। दैट्स इट। फिर आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपने बेटी की शादी कब की? और फिर उसके बाद जब अचानक से आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, बेटा भी दूर था, फैमिली के साथ आप नहीं रह सकती थीं, बेटी की भी शादी हो गई, तब क्या सिचुएशन थी? बेटी की शादी करनी यूँ ज़रूरी हो गई कि वो माशाल्लाह जवान थी, केयर फॉर में उसकी जॉब थी। तो मैं एक जेंट्स कम्युनिटी में मैं नहीं समझती थी कि मैं अकेली उसको देख सकूँगी। तो एज़ सून एज़ मैंने उसकी भाई ने उसके सपोर्ट करके उसको सऊदीया ही उसको एंगेज कर दिया। बेटी की शादी के लिए मुझे सऊदीया ही जाना पड़ा क्योंकि वो लोग, उसके इन-लॉज़ वहीं पे ही सेटल थे। शादी के बाद कुछ वीज़े के, सऊदीयाज़ के कुछ लॉज़ ऐसे हैं कि आप जो विज़िट वीज़ा है उसमें आप 90 डेज़ से ज़्यादा रह नहीं सकते। तो जब मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ तो मुझे पाकिस्तान आना पड़ा, और पाकिस्तान से मेरी एक तरह की वो जो एक ड्रॉबैक मेरा शुरू हो गया, वो बिल्कुल कि कोई भी नहीं था कि मैं आगे कैसे अपने आप को लेके जाती। बस ये मेरे भाई हैं जिनके साथ मैं काफ़ी अटैच हूँ। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आओ, मैं हूँ आपके पास। उन्होंने फिर इतना मुझे सपोर्ट किया कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जैसे फादर मेरी लाइफ में आ गए। और सबसे ज़्यादा मेरी भाभी का है इसके अंदर। उन्होंने इतनी मोटिवेशन दी कि क्या तुम रोती रहती हो हर वक़्त, उठो, चलो हम कुछ काम करते हैं। बस उसी से ही, क्योंकि फूड में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, और मैंने 1.5 साल ये होटल भी किया है पहले, फिर कैंटीन की है तकरीबन 7-8 माह। उसी से ही
कैंटीन मैंने पाकिस्तान की थी, होटल भी पहले पाकिस्तान में ही किया था। जिस दौरान आपके शौहर बीमार थे उस दौरान आपने कैंटीन का काम किया। कैंटीन का काम किया था, जैसे इसीलिए कि अगर ये एक्सपायर हो गए तो जो हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट है, फिर मैं अपने आप को कैसे सर्वाइव करूँगी, बेटी को कैसे सर्वाइव करूँगी, उसी में फिर मैंने ये स्टार्ट लिया फूड का। यहाँ पे नाज़रीन के बारे में आपको बताती चलूँ कि इस वक्त ये अपना बिज़नेस चला रही हैं, हुमैराज़ होममेड फूड के नाम से। ऑनलाइन अपना इनका बिज़नेस है। आप इनको फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हैं खाना और ये डिलीवर करती हैं। इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया, अपना काम शुरू किया। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, इन लॉज तो पहले ही पीछे हट गए, आपके शौहर की ज़िंदगी में ही पीछे हट गए, फिर उसके बाद आपके भाई और फिर साथ साथ भाभी ने भी आपको इतना सपोर्ट किया। बहुत रेयर सिचुएशन थी, नॉर्मली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो भाभी का और भाई के कंट्रीब्यूशन को आप किस नज़र से देखती हैं कि अगर वो ना होते तो क्या होता? भाई से ज़्यादा भाभी की कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ को आगे लेके जाने में और मुझे इस चीज़ में मोटिवेशन देने में, क्योंकि ऑब्वियसली भाई तो आपको पता है सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को घर आते हैं, वो सारे मेरे बाहर के मामलात में तो भाई ही लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन घर में चूँकि भाभी थी तो वो सारा दिन मुझे देखती थी। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे खाना इतना अच्छा बनाती हो तो चलो हम क्यों ना खाने से ही स्टार्ट करें, हमें ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और घर से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन भाभी ही की थी और वो भी बहुत अच्छा बनाती हैं, क्योंकि हमारी मदर के उससे कि हमारी मदर अच्छा बनाती थी, तो उसी से फिर एक जो ये कह दें कि अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है फेज़ था, वो गुजर गया, क्योंकि मैं इतनी मसरूफ़ हो गई एकदम ही। मतलब रमज़ान के बाद से हमने शुरू किया और एकदम से ही अच्छा रिस्पांस आया। फिर इसी एग्जीबिशन तरफ आना चाह रही थी कि पहला स्टेप आपने कब लिया और अच्छा रिस्पांस कब आया जिसने आपको बहुत हिम्मत दी कि आपको फील होना शुरू हो गया कि वाकई मैंने बहुत अच्छा स्टेप लिया? सबसे ज़्यादा मुझे हिम्मत आई एग्जीबिशन से। सबसे पहले हमने जो एग्जीबिशन की है, पहले एक एग्जीबिशन की, वो हमारी ऐसी छोटी सी एग्जीबिशन थी, लेकिन जो ज़्यादा बूम हमें मिला है वो 7th पाक चाइना से हमें बहुत ज़्यादा एकदम ही वो मिल गया। और यानी ऑनलाइन तो चल ही रहा है, पीआर भी काफ़ी बन गई हुई है। और यानी 2 जो स्टोर हैं हमारे बड़े, कैरफोर और अल-फतेह, इनसे हमारी अभी चल रहा है सिलसिला। एज़ सून एज़ हम इससे भी मतलब इनको कोलैबोरेशन के साथ करके हम अपना सामान उधर देंगे। मुझे बताएं कैसा लगता है कि आप अपना काम खुद चला रही हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं है। बेशक आपके भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान के अंदर सेटिस्फेक्शन होती है ना कि मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कहीं ना कहीं। तो इस सेटिस्फेक्शन को कैसे फील करती हैं आप? ये बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे अर्निंग से ज़्यादा मेरा दिल बहुत लग गया इसमें। और मैं सारी लेडीज़ को यही कहूँगी कि जो फ़ज़ूल में गॉसिप्स करने एक दूसरे के बारे में, या मतलब है आपने टाइम बेतुके बातों में अपना टाइम किल ना करें। जी, जी, आपको जो भी आपका हुनर है, आपके हाथ का, आप उसको बाहर लेके आएँ और वो कामयाब हो जाएगा। अगर आपके अंदर थोड़ी-सी भी एबिलिटी है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह मदद करेगा और आप लाज़मी एक सक्सेस स्टोरी बन जाएँगे। मुझे ये बताइए कि क्या स्पेशलिटी है आपकी जो आप जिसके ऊपर आपने ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट किया? क्या क्या आप बनाती हैं और उसको सेल करती हैं? मेरी सबसे जो मतलब है स्पेशलिटीज़ में पराठाज़ हैं, क्योंकि वो पहले से ही मेरे मतलब काफ़ी मैं उसके अंदर मुझे एक्सपीरियंस भी रहा है। और पराठाज़ मेरे सारे ही हैं। सबसे ज़्यादा सिंपल है, आलू का है, दाल का है, चिकन का है, मीठा भी है। यानी स्पेशलिटीज़ में पराठा है। और दूसरा जो है भाभी का, वो टिन फूड है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है और लाहौर में तो बहुत ही कम है। भाभी टिन फूड पे काम कर रही हैं और मैं स्पेशलिटीज़ पराठे पे कर रही हूँ। चलें सही है जी। नाज़रीन, अभी आपकी मुलाकात हम इनके भाई और भाभी से भी करवाएंगे। उसके बाद हम इनके किचन में भी जाएंगे, देखेंगे कि हाइजीन का ख्याल किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से घर पर खाना बनाकर उसको ऑनलाइन सेल किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी अभी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ हुमैरा साहिबा के भाई मौजूद हैं, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने बेहद उनको सपोर्ट किया। इनसे जानते हैं इनके बारे में मज़ीद चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या और क्या करते हैं? जी इरफान रशीद मेरा नाम है और मैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग शोबे से मुंसलिक हूँ। और जो पाकिस्तान में जितने इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस, उनको ऑर्गेनाइज़ करता हूँ।
सर मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे में नॉर्मली मर्द इतना कंसिडर नहीं करते कि ख़वातीन को एम्पावर होना चाहिए, ना ही इस बात पे इतना बिलीव करते हैं। आपने उस सिचुएशन में अपनी बहन का साथ दिया जब सबने उनको छोड़ दिया, उनके शौहर की भी डेथ हो गई, जितने भी करीबी रिश्ते थे सब दूर हो गए, लेकिन उस सिचुएशन में आपने ना सिर्फ उनके साथ रहे बल्कि आपने उनको इस काबिल बनाया कि वो अपने लिए भी कुछ कर सकें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, आपके सवाल में मेरी बात का जवाब है कि जब आपने रिश्ता बहन का कहा, तो मेरा ख़्याल है कि उसके बाद फिर बात सारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ एम्पावर करना या उनको मोटिवेट करना सेकेंडरी स्टेज पे आ जाता है। पहले ये था कि जो सिचुएशन थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो एक डिप्रेशन में थी, तो अब बड़े भाई होने के नाते मैं क्या करता? तो पहले तो मैंने उनको कहा, अभी तुम मेरे पास आओ, तुम यहाँ आओ ताकि तुम थोड़ा सा अपने डिप्रेशन ख़त्म करो। दूसरी एम्पावर वाली बात थी, तो ये तो मैं अपनी बेटियों में भी मैं रहा, उनको भी मैंने जो है आला तालीम कराई, एक ने एचआर किया, एक ने फैशन डिज़ाइनिंग की। तो ये एम्पावर वाली बात तो कोई मेरे लिए नॉर्मल बात थी, मतलब मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। असल इशू ये था कि ये उस डिप्रेशन से निकले जिस डिप्रेशन में वह मौजूद है। और फिर ज़्यादा भाई की बात थी, और दूसरी बात कि रिश्तेदार ने जो मर्ज़ी छोड़ के चला जाए, भाई होने के नाते तो, और फिर वो भी बड़ा भाई। तो बाकी ये था कि फिर ये दोनों मेरी मिसेज़ और ये दोनों आपस में डिस्कशन करती थी कि क्या करना चाहिए। तो प्योरली ये इनका बेबी है, ये जो सारा इन्होंने सिलसिला शुरू किया है। मेरी इनको सपोर्ट थी, अब ज़्यादा एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक़ है, तो मैं इनको डिज़ाइनिंग करवा दी, इनको बता दिया कहाँ से होगा, इनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जिससे ये लोग अपनी फील्ड में प्ले कर सकें, काम शुरू कर सकें। तो वो ज़ाहिर है मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। अब ये काम कराने गए तो उन्होंने किसी ने कहा कि जी हम एक छोटे से स्टिकर के आपसे 250 रुपये लेंगे, जबकि उसकी कॉस्ट सिर्फ 16 रुपये है। तो वो इस किस्म की जो सपोर्ट मैंने इनको की ताकि इनकी कॉस्ट नीचे आए और ये फिर आगे काम कर सकें। अच्छा सर, आप तो उनके भाई थे, आपका ये करना बनता था, एक आपने अपना रोल प्ले किया। नॉर्मली जो भाभियाँ होती हैं ना, उनका इस किस्म का रोल होता नहीं है। भाभियाँ इस चीज़ को बड़ा माइंड कर रही होती हैं कि अच्छा अभी हमारे पास आके रहेगी, अब हमने इसको भी देखना है। इस किस्म का रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है या वो हो रहा होता है, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन आपके मिसेज़ ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रोल प्ले किया। उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारियों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आपकी बहन को जिस तरह से सपोर्ट किया, जिस तरह से दोस्त बनकर उनका साथ दिया। अपनी वाइफ के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, बात यह है कि अमूमन लोग कहते हैं कि जी अपनी बीवियों से डरते हैं। पहली बात है कि यहाँ हमारी लाइफ में कम से कम ऐसा कुछ नहीं है। इसने मिसिज़ ने मेरी हर पॉइंट के ऊपर जाके मेरी बात समझी। मतलब आप यकीन करें कि ऐसे दिन भी होते थे कि मैं पूरे एक हफ़्ता शहर से बाहर रहता था। तो वो जो था ना, बाहर जब मैं बाहर हूँ और फिर पीछे यहाँ चीज़ों को संभालना, उसने इनको मोटिवेट किया, उनको बताया कि लाइफ क्या है। तो उस वास्ते अब जब वो उनको पता लग गया, तो फिर एक बिजनेसमैन की बीवी, वो वाली बीवी नहीं थी कि जो खाली शाम को आके एक फेरिस पकड़ा देनी कि मुझे सामान ला दो या मैंने शॉपिंग करनी है। वो उसने प्रैक्टिकल रोल अदा किया। उसने वो ग्राउंड रियलिटी को महसूस किया कि बिज़नेस के साथ मुझे किन किन मुश्किलात का सामना है। तो वो महसूस करने के बाद फिर अब चीज़ें पता लग गई थी ना, तो अब वो जब बात आई बहन की, तो उन्हें मेरी तबीयत का पता था कि मैं कितना सेंटिमेंटल हूँ बहन के हवाले से। तो लिहाजा उन्होंने बगैर विदाउट एनी डिले वो जंप इन किया और मुझसे बढ़ के वो रोल अदा किया। अल्टीमेटली इससे खुशी मुझे हुई ना कि जो काम मैंने करना था। तो बेसिकली मैं तो कहूँगा कि 100 में से जो है ना 5 ही ऐसी बीवियाँ होंगी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल तो सबका तजुर्बा बहुत ख़राब है। बहुत शुक्रिया सर। तो जी नाज़रीन, अब हम हुमैरा साहिबा की भाभी की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौशाबा मेरा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यही चीज़ मैं आपकी तरफ भी लेके आऊँगी। आपने बड़ा मिसाली भाभियों वाला किरदार अदा किया है, तो मुझे ये बताइएगा कि कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन आई, कैसे आप डिफरेंट थी बाकी भाभियों से? वो ये बात थी कि मतलब एक तो ये कि मेरी अपनी कोई बहन नहीं। जब मैं शादी होकर आई तो ये और इनसे बड़ी जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो वो दोनों ही मुझे अपनी बहनों की तरह लगी। और जब ये इस तरह से इस सिचुएशन में आई तो ज़ाहिर बात है मतलब सास के ज़माने से ही ये था कि वो आती थी और बिल्कुल छोटी बहनों की तरह रहना था। हमारी सास ने बहुत अच्छी तरह इन सब बेटियों को रखा, तो हमें भी वही मोटिवेशन मिलती गई नहीं कि ये घर की बेटियां हैं, और जब इनका कर रहे हैं, अपनी बेटियों का कर रहे हैं, तो ये भी बेटी है, छोटी बहन है, तो बेटियां का कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं। बस वो मेरे लिए तो वो 3 मेरी बेटियाँ हैं, तो चौथी ये है। अच्छा, अपनी नंद के डिप्रेशन को देखते हुए फूड का काम स्टार्ट करने का आपके पास आइडिया कहाँ से आया? वो कौन सा पॉइंट था जब आपने सोचा कि आप अपने स्किल्स को भी यूटिलाइज़ करें? जो कि 10 फूड था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और उनके स्किल्स को भी यूटिलाइज़ करें। एक तो ये कि हस्बैंड बिजनेसमैन, तो कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे कुछ अर्निंग हो। खाली काम करके ऐसे छोड़ देना तो कोई, और उसको भी खाना, क्योंकि उसने होटल का काम किया हुआ था पहले से, उसको थोड़ा ज़्यादा तजर्बा था मुझसे। मैं अपनी सास से सीखा हुआ था खाना पकाना,
मैंने पहले कभी नहीं खाना पकाया था। जब उनसे सीखा हुआ था तो सब तारीफ़ करते थे। देख भी बना लेती हूँ, तो एक दूसरे की सपोर्ट किया कि उसने मुझे कहा, मैंने उनको कहा, तो ये हमने लेके चले गए। बस कहते हैं ना, यकजहती हो गई ना दोनों की, कि इस तरह फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप टिन फूड आप बनाती हैं, जिसको कितने महीनों तक सिक्योर किया जा सकता है, कितने महीनों तक वो रिस्टोर हो सकता है, और दूसरी बात ये कि उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स में कौन से केमिकल्स यूज़ करती हैं, इन सब की नॉलेज कहाँ से आई, कैसे इसका आइडिया है? आपको पता है, मेरे हस्बैंड जाते थे चाइना, तो जब वहाँ जाते थे तो खाना हलाल नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल होती थी कि दूसरी टेबल के ऊपर कॉकरोच है, स्नेक है, ये। तो उनका भाई घर का, फिर मैंने इसकी रिसर्च की कि कैसे मैं उनको दे सकती हूँ। तो फिर शाहजमाल में एक हैं, वो टिन फूड का करते हैं, तो उस वक्त वो करते थे सिर्फ 6 महीने का पैकिंग का, तो उनसे बनवा के फिर इनको दे देती थी। तो जब ये जाते तो वहाँ बड़े मज़े से खाते थे, सारे फ्रेंड्स बड़े हैरान होते थे। वो फिर आइडिया पे मैंने देखा कि यहाँ कहीं कोई नहीं है। कराची में एक अहमद फूड वाले थे, उनका भी ला के देखा, ज़ाहिर बात है इतने इतने दिनों का हो जाता है, वो बात नहीं रहती। लेकिन लाहौर में टिन फूड का नहीं था। उनका सभी लोग बाहर जाते हैं, सभी लोगों को मुश्किल होती है, तो क्यों ना हम इसको स्टार्ट करें। और एक्सपायरी उसकी अब वो, क्योंकि ओवरसीज जब जाता है तो वो लोग ज़्यादा एक्सपायरी मांगते हैं। वैसे तो ज़्यादातर 9 महीने की होती है, वो भी खाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा है 9 महीने की एक्सपायरी, लेकिन वो लोग साल की करके देते हैं कि थोड़ा सा एहतियातन तौर पे, कि ख़राब फिर भी नहीं होता। हमने खोल के देखा, मेरे बेटे ने ऑफिस ले जाके 6 महीने के बाद खोल के देखा, वैसी का वैसे ही बिल्कुल। हाँ, वो ये है कि आप ताज़ा खाना पकाएं, उसमें दही और टमाटर का इस्तेमाल कम से कम रखें, और फिर जब पैक करते हैं तो उसमें हाँ, तो वो फिर नाइट्रोजन गैस पास करते हैं जब पैक करते हैं। नाइट्रोजन गैस से ऑक्सीजन निकाल दी और नाइट्रोजन डाल दी, तो उससे खाना ख़राब नहीं होता। तो जी नाज़रीन, यहाँ आपने ये भी कहानी जान ली कि टिन फूड का काम किस तरह से किया जाता है। एक हाउसवाइफ ने अपने आप को सिर्फ एक हाउसवाइफ तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपने बिज़नेस को भी बढ़ाया। अब अक्सर ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनके लिए बाहर जाकर काम करना भी मुश्किल होता है, घर को भी देखना होता है, तो इन्होंने ये मिसाल भी कायम की कि आप घर बैठ कर भी अपना खुद का बिज़नेस चला सकते हैं, जो कि यकीनन तमाम औरतों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है। तो जी नाज़रीन, हम हुमैराज़ होममेड फूड के किचन में मौजूद हैं, और जो होममेड खाना है इसी किचन में कुक किया जाता है। किचन के अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल आम जिस तरह घरों का किचन होता है उसी तरह का किचन है, कोई ख़ास एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की गई। लेकिन जो सफाई है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सफाई का खास ख्याल रखा गया है। तो सबसे पहले बात ही सफाई की करते हैं कि किचन में आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है, तो लोगों का बड़ा कंसर्न भी होता है हाइजीन के हवाले से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हाइजीन का तो मैं ख़ुद भी बहुत कॉन्शियस हूँ। मेरी लाइफ 17-18 साल सऊदीया में गुजरे, वहाँ बहुत हाइजीनिक चीज़ें होती हैं। उसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। पहले ही लाहौर में जो कि कंप्लेंट्स आ रही थी, तो हमने फूड अथॉरिटी से जाके पहले ही लाइसेंस का किया है। हमारा मेडिकेशन कंप्लीट है। एक विज़िट फूड अथॉरिटी वाले करके चले गए, सेकंड उन्होंने कभी भी विज़िट करेंगे और हमें लाइसेंस इशू कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि एक न्यूली एस्टेब्लिश बिज़नेस, और ख़ास तौर पे होममेड खानों का बिज़नेस, और फूड अथॉरिटी से इनके पास लाइसेंस भी है। तो अभी आप हमें यहाँ पर क्या बना कर दिखा रही हैं? सिस्टर, मैं आपको यहाँ पे पराठा बना के, आलू का पराठा बना के दिखा रही हूँ, और रूटीन में भी इसी तरह बिल्कुल इसी ही प्रोसीजर से हम बनाते हैं, ताकि हाइजीनिक पूरी रहे और कोई डाउट्स ना हो कि पता नहीं क्या डाला हुआ है और किस तरीके से बनाते हैं। सेम यही प्रोसीजर होता है जब हम डिलीवरीज भी अपनी देते हैं, डजन्स में काम करते हैं, उसमें भी यही तरीका ही होता है जैसा मैं आपको दिखा। सबसे पॉपुलर पराठा कौन सा है आपका, जिसके आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं? सबसे पॉपुलर आलू का पराठा है जी। आलू का पराठा तो यानी कि अगर कोई जेंट्स है तो वो 3 भी खा लेता है इजीली, और चूँकि क्रिस्पी ज़्यादा है तो मतलब है उसकी यानी इनटेक ज़्यादा है। एग्जीबिशंस में, घर में जिसको भी दिया है वो आलू को सबसे ज़्यादा फेवर देता है। तो आइए चलते हैं आपको पराठे की मेकिंग दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, हुमैराज़ होममेड फूड के कुछ आइटम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आलू का पराठा है जो भी हमने आपको बना के दिखाया। उसके अलावा ये बिरयानी का टिन है, जिसके बारे में बात की गई थी कि टिन पैक खाना यहाँ पे बनाया जाता है और उसको होममेड खाने को सर्व किया जाता है। उसके अलावा रमज़ान में इनकी जो ख़ास आइटम है, जिस तरह से मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो इनके घर के बनाए हुए ये मशरूबात हैं। तो सबसे पहले इस पराठे की बात कर लेते हैं। क्या प्राइस है आपके इस पराठे की,
और मेरे ख्याल से दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। यकीनन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी लग रही होती है टेस्ट भी उसका अच्छा ही होता है। तो इसकी प्राइस के बारे में मुझे बताइए। ये हमारा 6 पैक का 6 पराठों का एक पैक है और आलू के पराठे की 330 हमारी प्राइस है। और ये फ्रोज़न पराठे हैं जो आपके आराम से 1 से 1.5 महीना निकाल सकते हैं। मतलब अगर किसी ने अपने हॉस्टल में बच्चों को भेजना है तो ये भी आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप घर में भी रखना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इस बिरयानी का जो ये 10 पैक है बड़ा अच्छा आइडिया है कि नॉर्मली आपको 10 पैक बिरयानी कहीं से मिलती नहीं है। तो 10 पैक बिरयानी इसकी क्या प्राइस है और कितने अरसे तक ये खाना सेफ़ रह सकता है? इसकी एक्सपायरी कितने अरसे बाद की? 1 ईयर की एक्सपायरी हमने इसकी दी है और ये इसमें सेला चावल भी नहीं इस्तेमाल किया, बासमती चावल इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत आसानी से बस आपको बॉयल वाटर में डालें, इसको टिन खोलें और खा लें। और इसकी प्राइस के बारे में बताइएगा। ये बिरयानी का है 350 का, चिकन की बिरयानी और हाफ़ के जी है ये। हाफ़ के जी चिकन बिरयानी जो कि आपकी 1 साल तक ऐसी की ऐसी रहेगी। आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं या जिनके ऑफ एंड ऑन विजिट्स होते रहते हैं ऑफ फॉरेन कंट्री के, तो उनके लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन है। उसके बाद आ जाते हैं कि इन मशरूबात पे। ये मशरूबात आपने इनका आइडिया आपको कैसे आया, क्योंकि इनके बारे में पहले बात नहीं हुई। मशरूबात के बारे में मुझे बताइएगा और इनकी प्राइसेस के बारे में। रमज़ान में हमने जब स्टार्ट किया था उस वक्त हमने शुरू किया, क्योंकि रमज़ान में लोग ज़्यादातर ये कुछ शरबत वगैरह पीते हैं, वैसे नहीं पीते। तो अब मैंने थोड़ा कम कर दिया कि रमज़ान में ही ये ज़्यादा, ये संदल फ्लेवर है और ये रोज़ फ्लेवर। अब आप ये देख लें, आपके सामने है ये कि ये अब रमज़ान गुजरे हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन देख लें ना उसमें कोई ऐसी, क्योंकि हाँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने उसमें पानी में मिला के करना है, बर्फ़ डालनी है। तो बस ये ऐसे ही ख्याल आ गया कि घर में हम अपना बनाते हैं तो चलो थोड़ा सब औरों को भी मुस्तफ़ीद कर दें इससे। अच्छा, इनकी प्राइसेस क्या है आपने रखी हुई? कि हमने 110 रखी। 110 से एक बॉटल की प्राइस है जिसको आप चला 1 महीना चल जाती है ये आराम से। आराम से चल जाती है। अगर आप मतलब 1-2 बंदे हों घर में तो ज़ाहिर बात है आप जितना यूज़ करेंगे वो उतना, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो एक में दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कि आराम से मतलब चल जाती है, इकोनॉमिकल। हाँ, वाकई तमाम चीज़ें काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। हाइजीन के बारे में बताया कि फूड अथॉरिटी की जानिब से लाइसेंस भी मौजूद है। घर में बैठकर अपना बिज़नेस चलाना किस कदर फ़ायदेमंद हो सकता है। आपका दिल भी लगा रहता है किसी न किसी काम में, आप अपने आप को एम्पावर भी करते हैं और उसके अलावा जो आपके हाथ का हुनर है वो अगले बंदे तक भी पहुँचता है। यकीनन बहुत अच्छी मिसाल थी। इसी तरह आज की इस वीडियो में हमने आपकी 2 एम्पावर्ड ख़वातीन से मुलाकात कराई जिनकी कहानी के बारे में आपने जाना कि किस तरह उन्होंने घर बैठकर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और अपना बिज़नेस चला रही हैं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।